कहते हैं कदम छोटे हों या बड़े, लेकिन रुकने नहीं चाहिए, मंजिल को पाने के लिए चलना पड़ता है। चलिए, इसी के साथ में आज न्यू ब्राइट वे में सभी का स्वागत है। और आज हम आपको फिजिक्स, ये 12th क्लास स्पेशलिस्ट, इसका एक लेक्चर है। नाम है इसका पृथ्वी का चुंबकत्व, अर्थ मैग्नेटिज्म के नाम से इसे जाना जाता है। पृथ्वी का चुंबकत्व के विषय में बहुत पहले से ही मानव जानने की कोशिश करता रहा है कि आखिर ये अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व कैसे डेवलप हुआ और इसके क्या क्या कारण थे, मैग्नेटिज्म क्या है। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए सीधे इसमें हम जानना चाहते हैं कि जो हमारा ये टॉपिक है पृथ्वी का चुंबकत्व, अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है, सबसे पहले इसी को डिफाइन करना है। तो देखिए, सबसे पहले पृथ्वी का चुंबकत्व। तो पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वो एक चुंबक की तरह बिहेव करती है। तो जब पृथ्वी हमारी चुंबक की तरह बिहेव करती है, इसीलिए इसके चुंबक को अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व या भू चुंबकत्व के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारी पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो हमारी पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसीलिए इसके का मतलब पृथ्वी के, इसके चुंबकत्व को अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी कि पृथ्वी का चुंबकत्व, इंग्लिश में कहें तो अर्थ मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। पृथ्वी का चुंबकत्व, हमारी पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसीलिए इसके चुंबकत्व को, पृथ्वी का चुंबकत्व, अर्थ मैग्नेटिज्म कहते हैं। अब इसी के साथ साथ इसमें थोड़ा सा जो बहुत इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसको भी जान लीजिए। चुंबक तो है, लेकिन इस चुंबक की विशेषता क्या है। पृथ्वी का चुंबकत्व हर चुंबक में पोलरिटी पाई जाती है, तो इसमें भी चुंबकत्व में पोलरिटी है। तो पृथ्वी का चुंबकत्व का जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, तो जो उत्तरी ध्रुव जिसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल, और शॉर्टकट में इसको केवल एन से लिखा जाता है। तो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, कौन सा, पृथ्वी के चुंबक का, तो पृथ्वी के चुंबकत्व का उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा पृथ्वी के चुंबकत्व का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के
उत्तरी ध्रुव की ओर रहता है, क्या होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको एक बहुत साधारण फिगर से समझिए तो आपको ये लिखी हुई बात को रटना ही नहीं पड़ेगा। यदि हमने अपनी ये पृथ्वी को ऐसे बनाया, ये हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी में आप जानते हैं कि जो ऊपर की ओर रहता है ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे की ओर रहता है ये आपका साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव। लेकिन ये भौगोलिक कंडीशन है, जियोग्राफिकल कंडीशन है, इसलिए इसको हम NG लिख देते हैं यहाँ पे, NG ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है और ये जियोग्राफिकल साउथ पोल है। और यहां से ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक, इसी के पत्ता पृथ्वी घूमती भी है। अब उसके बाद एक देखिए पोलरिटी और पाई जाती है, तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है। इसी में जो पृथ्वी में चुंबक पाया जाता है उसका देखिए क्या हिसाब किताब है। तो पृथ्वी के अंदर जो चुंबक पाया जाता है वो, उसको हम यदि ऐसे बनाएं, ये देखिए, इसको हम इस तरीके से बनाएं तो ये इसका जो सिरा है ये साउथ बन जाता है और ये सिरा इसका नॉर्थ बन जाता है। तो यही अर्थ मैग्नेटिज्म है। अब इसकी विशेषता क्या है, ये अर्थ का मैग्नेट है, इसलिए यहाँ पे M लिख दीजिए। तो ये M मैग्नेटिक साउथ पोल है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। तो ये पृथ्वी का मैग्नेटिक साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यही चुंबक पृथ्वी में पाई जाती है। यानी कहने का जो हमारा जो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है ज्योग्राफिकल वाला, उधर साइड में इसका साउथ पोल पाया जाता है जो मैग्नेट अर्थ के अंदर पाई जाती है। और ये इसके साथ एकदम कोण कुछ बनाती हुई है, क्योंकि प्रॉपर सीध में नहीं है, तो ये 11.5 डिग्री का कोण भी बनाती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 11.5 डिग्री का ज्योग्राफिकल के साथ कोण भी बनाती है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी का जो चुंबकत्व है वो ज्योग्राफिकल से जो पोल्स है उससे अपोजिट है। अब हम लोग चलते हैं इसमें, और क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है। अब ये पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है ये कब पाया गया, कैसे पाया गया, इसके क्या प्रमाण हैं, एविडेंस क्या क्या मिले हैं, उनको आपको जानना है। तो पृथ्वी में चुंबकत्व पाए जाने के कई सारे प्रमाण मिले हैं। तो पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण, कि पृथ्वी के अंदर भी चुंबक पाया जाता है, तो उसके प्रमाण देखिए। पृथ्वी के चुंबकत्व के प्रमाण, तो इसके कई सारे प्रमाण पाए गए जिससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर चुंबक होता है, चुंबकत्व होता है। इसका जो पहला एविडेंस मिला, एविडेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, इंग्लिश लिख लीजिए इसका। तो एविडेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, तो एविडेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, क्या क्या प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि पृथ्वी के अंदर चुंबक पाया जाता है। तो सबसे पहला जो इसके 3 प्रमाण हैं। सबसे पहला जो प्रमाण पाया गया वो आपका स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई, यहां से लिखिए, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई यानी जो मैग्नेटिक नीडल है, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा
में ही रुकती है। तो पहला तो यही है कि कोई निडिल, जो मैग्नेटिक निडिल होती है, मान लीजिए यही मैग्नेटिक निडिल है, इसको यहाँ से फ्रीली बांध के लटका दीजिए तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, बाकी और कोई डायरेक्शन में क्यों नहीं ठहरती। इससे साइंटिस्ट ने तर्क निकाला कि आखिर कोई न कोई तो मैग्नेटिज्म है, यदि कोई इसको मैग्नेटिक का प्रभाव ना होता तो ये कहीं पर भी रुक जाती, लेकिन ये उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, अर्थात हमारी पृथ्वी एक चुंबक की तरह बिहेव करती है, क्योंकि ऐसा तभी संभव है जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई निडिल रहेगी। तो पहला तो यही आया। दूसरा इसका जो एविडेंस मिला वो ये है कि कोई भी लौह चुंबकीय तत्व, जैसे कोई भी लौह चुंबकीय तत्व, तो कोई भी लौह चुंबकीय तत्व, जैसे फेरोमैग्नेटिज्म, आप लोहा ले लीजिए, लोहा हो गया, निकिल हो गया, लोहा या निकिल को पृथ्वी में अब जो पृथ्वी का चुंबक है उसी की दिशा में, पृथ्वी की चुंबकत्व की दिशा में, पृथ्वी के चुंबकत्व की दिशा में कुछ दिन के लिए दबा दिया जाए या मिट्टी में गड़ा दिया जाए, तो वो चुंबकित हो जाता है, तो वह चुंबकित हो जाता है। तो दूसरा प्रमाण यही मिला कि कोई भी लोहे का टुकड़ा लीजिए और अर्थ मैग्नेटिज्म की जो डायरेक्शन है उसमें उसको गड़ा दीजिए, दबा दीजिए, थोड़े दिन के बाद जब उस लोहे के टुकड़ों को आप निकालेंगे जो कि फेरोमैग्नेटिज्म का है, तो उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर अपने आप डेवलप हो जाते हैं। ऐसा तभी संभव है जब किसी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने से होता है। तो इससे दूसरा एविडेंस प्राप्त होता है। और तीसरा इसका जो एक और एविडेंस मिला है, तो थर्ड एविडेंस ये है उदासीन बिंदुओं का मिलना। तो पृथ्वी पर थर्ड इसका देखिए, पृथ्वी पर उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट्स या बिंदुओं, उदासीन बिंदुओं यानी कि न्यूट्रल पॉइंट्स, तो पृथ्वी पर उदासीन बिंदुओं का मिलना, तो ये इसका तीसरा एविडेंस है। न्यूट्रल पॉइंट्स ये तभी मिलेंगे जब एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो जहाँ पे कैंसिल कर देते हैं वहाँ पे मैग्नेटिज्म शून्य हो जाता है, तो उदासीन बिंदु पृथ्वी पे पाए जाते हैं। तो ये न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं और न्यूट्रल पॉइंट से ये साबित होता है अतः पृथ्वी में मैग्नेट अवश्य है। तो इस तरीके से ये तीन एविडेंस हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा तभी संभव है कि जब अर्थ में कोई मैग्नेट है। दूसरा, कोई लौह चुंबकीय पदार्थ हो, चाहे लोहा हो, उसको पृथ्वी में कुछ दिन के लिए चुंबकीय डायरेक्शन में आप दबा दीजिए, अंदर गड़ा रहने दीजिए, जब उसको निकालोगे वो चुंबकित हो जाता है, उसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर आ जाते हैं। तो ऐसा तभी संभव है जब मैग्नेट में यानी अर्थ में कोई न कोई मैग्नेटिज्म है। पृथ्वी पर न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं, ये भी तभी मिलेंगे जब एक मैग्नेटिक के एरिया को दूसरा कोई कैंसिल करेगा, दूसरा मैग्नेट में है तभी वो कैंसिल होते हैं, अर्थात न्यूट्रल पॉइंट का मिलना भी इसका एविडेंस है।
तो इस तरीके से ये 3 एविडेंस प्राप्त हुए कि पृथ्वी से, जिससे पता चलता है कि पृथ्वी में मैग्नेटिज्म है। अब इसके बाद में हम लोग पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में कुछ और चीजें समझेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आपको यहाँ पे पृथ्वी के संबंध में जो अर्थ मैग्नेटिज्म है इसके विषय में कुछ अन्य चीजों को भी जानते हैं। इस पूरे चैप्टर में क्या महत्वपूर्ण है वो भी हमें पढ़ना है सारी चीजें। तो पहले ये देख लीजिए हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसके बाद में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे पृथ्वी के चुंबकत्व की उत्पत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिन्होंने बताया है कि पृथ्वी में मैग्नेटिज्म कैसे डेवलप हुआ, उसके सिद्धांत। इसमें मेनली 4 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद फिर क्या जानेंगे इसमें, इस चैप्टर में पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव, फिर हम इसमें पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के विषय में पढ़ेंगे, चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल्स के विषय में जानेंगे कि मैग्नेटिक पोल्स कौन कौन से हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस के विषय में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे पृथ्वी के चुंबकीय निरक्ष, पृथ्वी के चुंबकीय निरक्ष, यानी निरक्ष को इक्वेटर कहा जाता है। अभी जब डिटेल पढ़ेंगे तब इसकी सबकी इंग्लिश लिखते चलेंगे, अभी ऐसे जान लीजिए। 7वें में नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक याम्योत्तर। ये क्या होता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। भौगोलिक याम्योत्तर, और इसी के साथ में चुंबकीय याम्योत्तर को भी जानेंगे। चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर क्या है? याम्योत्तर को मेरिडियन कहते हैं, जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। उसके बाद में हम लोग जानेंगे पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव मतलब उसके एलिमेंट, इसमें मेनली 3 है। और फिर उसके बाद इसमें पढ़ेंगे उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। और लास्ट में एक संबंध पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, किसका किसका संबंध है। एक रिलेशन निकालेंगे डेरिवेशन टाइप का, जिसमें दिक्पात कोण, दिक्पात कोण अल्फा, नमन या नति कोण, नमन या नति कोण कहते हैं, डीप एंगल, ये डिक्लेरेशन एंगल होता है। और इसको तो अल्फा से दिखाते हैं, इसको थीटा से दिखाते हैं। और उसके बाद में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक, इनका संबंध निकालेंगे H, थीटा और ये। तो ये इसमें 11वें नंबर पे पढ़ेंगे। तो ये इसके एक महत्वपूर्ण कंटेंट हैं, अब जिनको हम लोग एक एक करके समझते चलते हैं और उनको लिखते चलते हैं। तो चलिए इसी में अब हम लोग आते हैं तो अभी हम लोग पृथ्वी के चुंबकत्व को समझ रहे थे।
अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है, तो हमारी पृथ्वी ही एक चुंबक की तरह बिहेव करती है। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले इसके संबंध में जो एविडेंस मिले हैं या उत्पत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत मिले हैं, चलिए इन्हीं को बता देते हैं। तो ये हमारा तीसरा कंटेंट है, उत्पत्ति के संबंध में, उत्पत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत, महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो इसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत हालांकि कई लोगों ने अपने अपने प्रिंसिपल्स दिए, पृथ्वी में चुंबकत्व के कारण के विषय में बताया है। तो पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण कि पृथ्वी में मैग्नेटिज्म क्यों पाया जाता है, उसका कारण क्या है, तो उसके विषय में जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को उत्पत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब इसमें मुख्य तो 4 है, अब उनमें कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है तो सबसे पहला जो सिद्धांत आया, प्रथम सिद्धांत। तो जो प्रथम सिद्धांत आया है जिसने बताया कि पृथ्वी में चुंबकत्व कैसे पैदा हुआ, उसका कारण क्या है, प्रथम सिद्धांत, ये आपका सबसे पहले आपको पढ़ना है। और क्योंकि इसी एविडेंस से हमें पता चलेगा सर विलियम गिलबर्ट द्वारा बताया गया है। तो प्रथम सिद्धांत जो आया है सर विलियम गिलबर्ट, तो सर विलियम गिलबर्ट का प्रिंसिपल है, याद रखिएगा इसको, जिसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व कैसे उत्पन्न हुआ, उसको बताया। तो सर विलियम गिलबर्ट ने ये कारनामा या अपना प्रिंसिपल 1600 ईस्वी में दिया। 1600 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया और बताया इन्होंने, यानी गिलबर्ट ने बताया कि पृथ्वी में चुंबकत्व क्यों उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ। तो इनका कहना एक ऐसे ही था, इन्होंने कहा कि पृथ्वी के केंद्र में एक छोटा, एक छोटी या छोटा, छोटी, तो पृथ्वी के केंद्र में एक छोटी, लेकिन छोटी तो है लेकिन शक्तिशाली, शक्तिशाली चुंबक रखा है। ये इन्होंने बताया कि पृथ्वी के केंद्र में एक छोटी लेकिन शक्तिशाली चुंबक रखा है, जिसका या जो पृथ्वी के भौगोलिक, जो पृथ्वी के भौगोलिक अक्षों, पृथ्वी के भौगोलिक अक्षों मतलब जियोग्राफिकल एक्सिस जो है, भौगोलिक अक्षों से न्यून कोण बनाता है। ये बात ये बता के गए, याद रखनी है, ये इन्होंने ही बताया था। न्यून कोण, न्यून कोण बनाता है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बनाता है। ये बात यहां पे सर विलियम गिलबर्ट ने बताई। फिगर के माध्यम से देखें तो इनका ये कहना था कि जैसे ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी अभी जो फिगर हमने बनाया था वो इन्हीं का कहा हुआ था कि ये पृथ्वी हमारी मान लो ऐसे है, तो ये हमारे ज्योग्राफिकल एक्सिस है नॉर्थ साउथ। तो इसी से इन्होंने कहा था न्यून कोण बनाते हुए एक मजबूत रखा हुआ है, लेकिन इसका साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है। ये जो कोण है, ये न्यून कोण इसी को कह गए हैं। यही न्यून कोण बाद में ज्ञात किया गया तो 11.5 डिग्री का पाया गया। तो ये डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया, लेकिन ये प्रिंसिपल फ्लॉप हो गया, क्योंकि इनसे जब पूछा गया कि ये बताओ पृथ्वी के केंद्र का टेम्परेचर तो बहुत हाई है,
और इतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी मैग्नेट यदि जिसमें मैग्नेटिज्म है उसको रख दिया जाए तो हाई टेम्परेचर पे मैग्नेटिज्म का गुण ही गायब हो जाता है, वो करेक्टर खत्म हो जाता है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे पृथ्वी की कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोहा और फेरस निकिल सब पिघली हुई अवस्था में भरे हुए हैं, तो फिर इसका ये मैग्नेट वहाँ कैसे डेवलप हो गया और इसका मैग्नेटिज्म खत्म क्यों नहीं हो रहा है? तो ये उस बात को नहीं समझा पाए और इनका प्रिंसिपल वहीं पे समाप्त हो गया। आखिर ये बना कैसे, ये भी ये नहीं बता पाए कैसे यहाँ पे बन गया ये मैग्नेटिज्म, तो इसलिए इनका प्रिंसिपल बस वही समाप्त हो जाता है। लेकिन क्योंकि सबसे पहला प्रिंसिपल है इसलिए याद रखना है 1600 ईस्वी में आया। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल कि पृथ्वी में चुंबकत्व तो कैसे पैदा हुआ, एक दूसरे वैज्ञानिक हैं उन्होंने दिया और ये काम इन्होंने ग्रोवर ने किया था। तो ये ग्रोवर है, ग्रोवर, तो ग्रोवर का आया है और ग्रोवर ने ये काम 250 वर्ष लगभग 1600 ये है तो 1849 ईस्वी में इन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया ग्रोवर, जिनका ग्रोवर मैग्नेटिज्म प्रिंसिपल, ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म प्रिंसिपल के नाम से जाना गया। अब ये प्रिंसिपल क्या था, तो इन्होंने जो बताया वो कुछ इस टाइप का था कि यहां पे तो इसमें पहला तो पृथ्वी में जो अर्थ मैग्नेटिज्म कैसे उत्पन्न हुआ उसके लिए 4 लोगों ने अपने अपने प्रिंसिपल दिए। उसमें से पहला प्रिंसिपल जो था सर विलियम गिलबर्ट 1600 में आया और इन्होंने ये माना कि पृथ्वी के गर्भ में सेंटर पे एक मैग्नेट रखा हुआ है, उसकी वजह से ऐसा है। लेकिन ग्रोवर जो थे ये दूसरा सिद्धांत दिए। ग्रोवर का जो सिद्धांत है वो इनसे बिल्कुल अलग है, इनका प्रिंसिपल इससे बिल्कुल हटके था। इनका मानना यह था कि यहाँ पे सरफेस इलेक्ट्रिक करंट, तो सरफेस इलेक्ट्रिक करंट जो धाराएं हैं इधर साइड में ऐसे ही इधर साइड में, तो तमाम सरफेस इलेक्ट्रिक करंट पृथ्वी पे चलती रहती हैं क्योंकि सूर्य से आने वाला प्रकाश है या जो विकिरण है, रेडिएशन है, तो सूर्य से तमाम रेडिएशन जो आते हैं तो वो रेडिएशन इसकी वायु को, पृथ्वी पे जो वायु पाई जाती है इस वायु को गर्म कर देते हैं। तो जब वायु गर्म होती है तो ये वायु दोनों दिशाओं में गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है, ऐसे इधर भी जाती है, कुछ इधर जाती है, कुछ इधर साइड में ऐसे जाती है उत्तरी ध्रुव की ओर, कुछ दक्षिणी ध्रुव की ओर आती है। तो ये ऊपर को उठती हैं और एक सरफेस इलेक्ट्रिक करंट का रूप ले लेती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सूर्य, ये इनका प्रिंसिपल है, सूर्य से आने वाला विकिरण पृथ्वी की सतह, जो इसकी सरफेस है, सतह पर सरफेस इलेक्ट्रिक करंट, सरफेस इलेक्ट्रिक करंट को जन्म देती हैं और यही अर्थ मैग्नेटिज्म का कारण है। यही भू माने पृथ्वी, चुंबकत्व का कारण है। तो ये इन्होंने बताया कि वही चुंबकत्व का कारण बनता है, लेकिन इनका भी ये प्रिंसिपल फेल हुआ। उसके बाद में तीसरा एक और प्रिंसिपल आता है जो बिल्कुल
इन चीजों से डिफरेंट था। तो तीसरा जो प्रिंसिपल है वो एकदम से इनसे हटके था। ये क्या था? थर्ड प्रिंसिपल। तो पृथ्वी के चुंबकत्व के संबंध में तीसरा जो थर्ड प्रिंसिपल आया, थर्ड सिद्धांत। तीसरे सिद्धांत को हालांकि वैल्यू ज्यादा मिली। थर्ड सिद्धांत क्या था? थर्ड सिद्धांत ये है कि पृथ्वी, ये हमारी जो अर्थ है, इसके क्रोड पे, यहाँ पे सेंटर में खासकर आप देखेंगे तो निकिल Ni और Fe, Ne और Fe, निकिल और लोहा सब पिघली हुई अवस्था में भरा हुआ है। तो ये पिघली अवस्था में भरा है मेल्ट पोजीशन में, और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे तो ये गाढ़ा होता जाता है, और आगे बढ़ेंगे तो ठोस हो जाता है, और फिर बाहर की सतह पूरी ठोस है। तो जहां पे अर्ध पिघला हुआ पदार्थ है, अर्ध मेल्टिंग, हाफ मेल्टिंग, तो हाफ मेल्टिंग, जो हाफ मेल्टिंग जोन है वहां पे संवहन धाराएं पैदा होती हैं। संवहन धाराएं, क्योंकि जब हमारी पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पे घूमती भी है और सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, तो जब वो घूमती है तो वो हल्का हल्का घूमने लगता है। तो तीसरा प्रिंसिपल इसी से संबंधित है कि पृथ्वी के केंद्र में, जिसको हम लोग क्रोड, कोर या क्रोड कहते हैं, कोर या क्रोड में निकिल तथा लोहा पिघली हुई अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में रहता है। तो पिघली हुई अवस्था में भरा हुआ है, और इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अर्ध पिघला पदार्थ। तो हाफ मेल्टिंग, इसके आगे हाफ मेल्टिंग, तो जो हाफ मेल्टिंग जोन है में संवहन धाराएं, कन्वेक्शनल करंट कहते हैं इनको, कन्वेक्शनल करंट उत्पन्न होती हैं, जो अर्थ मैग्नेटिज्म का कारण है, जो भू चुंबकत्व का कारण है। मतलब इन्होंने कहा उसी की वजह से इसमें चुंबकत्व पैदा हुआ। तो क्रोड में मटेरियल है, वहां से जब वो मूव करता है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेंगे तो वो एक करंट बन जाएंगे, और वही करंट की वजह से जब करंट चलता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उसी के कारण से पृथ्वी में चुंबकत्व पैदा हुआ। ये तीसरा प्रिंसिपल था। चौथा प्रिंसिपल, पृथ्वी को एकदम छोड़ के ऊपर चले जाओ, वो वायुमंडल से संबंधित है, और अभी तक 4 ही प्रिंसिपल आए और चारों को मान्यता नहीं मिली है। चौथा प्रिंसिपल इसका जो दिया गया वो ये है, फोर्थ प्रिंसिपल। चौथा जो सिद्धांत आया ये अभी लास्ट में आया है। फोर्थ प्रिंसिपल में ये बताया गया कि सूर्य से आने वाला पराबैंगनी विकिरण, यानी कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन वायुमंडल में उपस्थित गैस के परमाणुओं को आयनित कर देता है।
आयनित मतलब आयनाइज्ड, आयनाइज्ड करता है। और साथ ही एक तो ये सूर्य हो गया, सूर्य को बताया गया। दूसरे चीज में बताया गया कि रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं, रेडियो एक्टिव तत्व, यहां से भी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकलता है। तो रेडियो एक्टिव तत्व। और तीसरा जो बताया गया वो कॉस्मिक रेज है। दूसरे में तो रेडियो एक्टिव हो गए और तीसरे में कॉस्मिक किरणें, इनको हम लोग अंतरिक्ष किरणें कहते हैं। तो कॉस्मिक किरणें भी वायु मंडल में वायु या गैस के परमाणुओं को बड़ी मात्रा में आयनित करती रहती हैं, आयनित करती रहती हैं। आयनित करने का मतलब होता है परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना। क्योंकि किसी भी परमाणु में, ये जैसे गैस का परमाणु है तो इसका नाभिक है, अब इसमें से यहाँ तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये बाहर निकल जाता है। इसके पास इतनी एनर्जी है कि ये इसमें घूम सकता है। लेकिन जब अतिरिक्त एनर्जी पाया जाता है, चाहे सूर्य के रेडिएशन से, चाहे रेडियो एक्टिव से, अल्फा बीटा गामा से, या फिर कॉस्मिक किरणें जो अंतरिक्ष से आती हैं उनसे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो गैस का परमाणु है, तो इस गैस का परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गया, और वैसे तमाम से बाहर निकल गया, और इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, और तो जब ये आवेशित कण है और पृथ्वी हमारी ऐसे घूमती है, तो जब कोई आवेश चलेगा तो उसे करंट कहेंगे। तो जब करंट चलेगी, तो जब करंट चलती है तो बायो-सैवर्ट ने बताया था इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उसके कारण से कहा गया कि पृथ्वी पे चुंबकत्व पाया जाता है। तो इस तरीके से ये चार प्रिंसिपल चले, लेकिन चार के चारों अभी तक सही नहीं माने गए हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो चुंबकत्व है उसका सही सटीक कारण अभी तक नहीं आया है, इसलिए ये चारों फेल ही काउंट किए जाते हैं। अब हम लोग इसके बाद आगे चलते हैं, और वो है हमारा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव। यहां से अब काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इसको पढ़ेंगे। और ये हमारा चौथे नंबर का कंटेंट है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव। तो मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ। तो मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ, तो किस पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव किसे कहते हैं? तो देखिए, बार बार यहाँ पे आप अर्थ के माध्यम से ही समझिए। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा, अब इसके अंदर जो अर्थ मैग्नेटिज्म बताया गया वो तो यहाँ पे बताया गया, ये वाला। अब यहाँ पे ये नॉर्थ इसका इधर साइड नहीं रहता, इसका साउथ इधर रहता है, नॉर्थ इधर रहता है। अब देखिए, ये मैग्नेट है, ये अर्थ मैग्नेट है, ये पृथ्वी की चुंबक है, इसलिए इसको क्या बोलोगे? अर्थ मैग्नेट है, भूचुंबक। तो ये भूचुंबक है। अब ये भूचुंबक है, इसके ये ध्रुव है। तो भूचुंबक के ये ध्रुव है, तो ये साउथ है, लेकिन ये मैग्नेटिक पोल है, इसलिए यहाँ पे अर्थ मैग्नेट है।
तो आप यहाँ पे M लिख दीजिए, और ये नॉर्थ है इसका, लेकिन है तो मैग्नेट का, इसलिए आप M लिख दीजिए। तो ये इसके ध्रुव हैं। अब इन ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है, ये ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, इसी को कहा जाता है चुंबकीय ध्रुव। तो यहाँ पे चुंबकीय ध्रुव, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव, तो पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव हैं, यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव, तो यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव, हाँ, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव दो हैं, क्योंकि हर चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, तो पृथ्वी में भी दो हैं। एक है आपका, यहीं पे नोट कर लेते हैं, तो एक है एसएम और दूसरा है एनएम। तो जो एसएम है ये साउथ मैग्नेटिज्म है, जो उत्तर दिशा में है, और जो नॉर्थ मैग्नेटिज्म है वो दक्षिण दिशा में है। तो ये आपका पृथ्वी के उत्तर दिशा में, ये उत्तर दिशा में है, और दूसरा वाला जो है वो दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में। और ये वाले जो लिखे जाते हैं पृथ्वी में, यहाँ पे जो लिखते हैं NS, ये यहाँ के जो NS हैं ये अलग चीज है, ये हमारा N, और जो S है इसे आप बार बार इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, ये जियोग्राफिकल है, इसलिए यहाँ G लिखा जाता है। ये भी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव, N का मतलब उत्तरी, नॉर्थ, तो ये उत्तरी ध्रुव है, लेकिन ये भौगोलिक है। ये भी दक्षिणी ध्रुव है, लेकिन G फॉर जियोग्राफिकल, यानी कि भौगोलिक है, दक्षिणी ध्रुव। तो इसी प्रकार से तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव दो हैं। जो पृथ्वी की उत्तर दिशा में रहता है वो आपका साउथ मैग्नेटिक पोल, और जो दक्षिणी दिशा में रहता है वो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल के नाम से जाना जाता है। पहचान कैसे करते हैं? एक मैग्नेटिक नीडल होती है, और उस मैग्नेटिक नीडल को आप फ्रीक्वेंटली ऐसे क्षैतिज दिशा में ऐसे फ्रीक्वेंटली एक धागे से बांध लीजिए, और इसको पूरी पृथ्वी के चारों तरफ घुमाइए ऐसे। तो जब पूरी पृथ्वी के चारों तरफ इसको घुमाओगे तो ये दो जगह ऐसी आएंगी जहां पे ये ऊर्ध्वाधर हो जाएगी, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो दो जगह ऊर्ध्वाधर हो जाती है। तो जहां पे क्षैतिज दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई कोई मैग्नेटिक नीडल जिन स्थानों पे ऊर्ध्वाधर हो जाती है ऐसे, उन्हें पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और जहां पे ये पृथ्वी से क्षैतिज रहती है इन जगहों पे, उसे पृथ्वी के नीरज के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे तो इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैग्नेटिक नीडल लेके चलिए, तो मैग्नेटिक नीडल लेके चलोगे ऐसे, मैग्नेटिक नीडल से ही इसको डिफाइन किया जाता है। कोई मैग्नेटिक नीडल लेकर के पृथ्वी के चारों ओर आप जो भ्रमण करेंगे तो ये दो स्थान ऐसे आएंगे जहां पे ये ऊर्ध्वाधर हो जाएगी ऐसे, एक यहाँ पे ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। तो जहां पे ऊर्ध्वाधर हो जाती है उन्हीं को ध्रुव कहा जाता है। और ऊर्ध्वाधर हो भी क्यों न जाए, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो चुंबक है, मैग्नेट में भी 7 नार्थ हैं, तो जब ये नॉर्थ की तरफ जाती है तो नॉर्थ को रिपल कर देता है, ये ऊपर चला जाता है, साउथ को खींच लेता है, तो ये ऐसे हो जाती है। बाकी जगह ऐसे, यहाँ पे कोई नहीं है तो ऐसे रहती है। तो यहाँ पे चाहे तो इसको आप नोट में लिख सकते हैं। तो स्वतंत्रता पूर्वक क्षैतिज दिशा में, स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक
स्वतंत्रता पूर्वक क्षैतिज दिशा में लटकी हुई कोई चुंबकीय सुई को मैग्नेटिक नीडल कहते हैं। मैग्नेटिक नीडल, कोई मैग्नेटिक नीडल स्वतंत्रतापूर्वक क्षैतिज दिशा में लटकी हुई कोई चुंबकीय सुई को पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाया जाए तो यह दो स्थानों पर ऊर्ध्वाधर दिशा में इन वर्टिकल डायरेक्शन तो ऊर्ध्वाधर दिशा में हो जाती है तथा तो ऊर्ध्वाधर दिशा में हो जाती है और दो स्थान ऐसे मिलते हैं, दो स्थानों पर पृथ्वी की क्षैतिज दिशा में हो जाती है। अन्य स्थानों पर कोई न कोई कोण बनाती हुई रहती है। तो जिन स्थानों पे ये ऊर्ध्वाधर हो जाती है उन्हीं को पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब कल्पना कर लीजिए, देखिए ये मैग्नेटिक नीडल ही है मान लीजिए। अब इसको हमने यहाँ से लेके चले तो मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे ये ऐसे है, क्षैतिज है, बिल्कुल ऐसे घूम सकती है, किधर भी घूम सकती है। तो यहाँ से लेके चले ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये मान लीजिए इसका साउथ पोल है, तो ये साउथ पोल है, तो ऐसे ऐसे लेके चले, ये नॉर्थ मानिए इसको, ये नॉर्थ पोल है। अब इस नॉर्थ पोल को हम ऐसे लेके चले, अब ये साउथ की तरफ आएगा तो तुरंत ये ऐसे होता जाएगा, ऐसे साउथ इसको खींच लेगा, यहाँ पे ये ऐसे हो जाती है और फिर उसके बाद ऐसे 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 होने लगती है, ऐसे होने लगती है, ऐसे यहाँ पे ये समांतर हो जाती है, फिर ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। ये नॉर्थ है तो नॉर्थ को रिपल कर देता है, फिर खड़ी हो जाती है। तो दो जगह ये यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे ऊर्ध्वाधर हो जाती है और इन दो स्थानों पर ये क्षैतिज रहती है ऐसे। तो जहाँ पे ये ऊर्ध्वाधर हो जाती है जिन स्थानों पर, उन्हीं को पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। तो अब यहाँ पे आपका स्पष्ट हो गया होगा। तो वो आपके चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव। चलिए अब इसमें इसके आगे और हम लोग जानते हैं पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष। ये तो हो गए ध्रुव। अब पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के चुंबकीय निरक्ष। अब पहली हेडिंग यहाँ पे पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष,
ये 5वें नंबर की हेडिंग है, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष। तो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष को कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। तो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष तथा पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय निरक्ष तथा पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष तथा पृथ्वी के चुंबकीय निरक्ष तो चुंबकीय निरक्ष को बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर और मैग्नेटिक एक्सिस, दो चीजें और समझिए। तो अभी जो डेफिनेशन लिखी थी ये सेम उसी से मिलती जुलती है, इसीलिए हमने उसके पास ही लिख दिया इसको। दोनों की परिभाषाएं वही हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय निरक्ष। तो देखिए अभी मैंने कहा था कि जहां पे ये तो इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ है, तो अभी हमने देखा था यहाँ पे ये जो मैग्नेट थी, तो यहाँ पे ये इसका साउथ पोल था और ये नॉर्थ था, अर्थ मैग्नेट का। तो यहाँ पे इनके दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को, इसी को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। तो ये इसका चुंबकीय अक्ष है, जहां पे ये नीडल जो थी ऊर्ध्वाधर हो गई थी, और जहां पे नीडल ये समांतर हो गई थी ये वाली, उसे निरक्ष या इक्वेटर कहा जाता है। क्योंकि देखिए यही पृथ्वी का इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा, तो यही पृथ्वी का इक्वेटर है, इसलिए इनको इक्वेटर कहा जाता है। तो यहाँ पे नीडल हमारी ऊर्ध्वाधर हो जाती है, यहाँ ऊर्ध्वाधर हो जाती है, यहाँ समांतर रहती है, यहाँ समांतर रहती है। तो डिफाइन कर लेते हैं। फिर वैसे ही परिभाषा है कि जहां जिन बिंदुओं पर पृथ्वी के जिन बिंदुओं पर पृथ्वी के जिन बिंदुओं पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर दिशा में रहती है, उनको मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। तो देखिए वही मैं कह रहा हूं कि ये यहां पे ऊर्ध्वाधर हो गई थी, तो ये साउथ वाले पे, और यहाँ पे ये हो गई थी। इनको मिलाने वाली रेखा यही कहलाती है चुंबकीय अक्ष। तो यही हमारा चुंबकीय अक्ष है, चुंबकीय अक्ष, यही मैग्नेटिक एक्सिस है। अब चुंबकीय निरक्ष क्या है, इसको देखिए। तो ये तो पहला पार्ट। अब दूसरे में देखिए, ध्यान देना है। तो पृथ्वी के जिन दो स्थानों पर चुंबकीय
चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रहती है, क्षैतिज लिखें या समांतर लिखें, समांतर रहती है उन्हें या उन बिंदुओं को मिलाने वाली, उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को पृथ्वी के चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। मिलाने वाली रेखा को पृथ्वी के चुंबकीय निरक्ष यानी कि इक्वेटर, यही लाइन इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर कहते हैं। तो ये हमारा, ये जो लाइन है, ये जो मिला रही है, ये है चुंबकीय निरक्ष, यही चुंबकीय निरक्ष है। तो ये चुंबकीय निरक्ष कहलाती है और ये हमारी चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चलिए, तो इस तरीके से ये चीज को भी हम लोगों ने यहाँ पे पूरी तरीके से समझ लिया। अब आगे चलेंगे और जानेंगे पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष, दोनों में अंतर क्या है। तो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष में अंतर, तो दोनों को एक साथ कंफर्म करना है। देखिए, ये छठे नंबर पे ले लीजिए, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष। तो ये दो चीजें हैं, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक फिगर यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि देखने से चीजें ज्यादा समझ में आती हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ये पृथ्वी का, इसे कहते हैं पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव। तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, और ये कहलाता है पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिण में है तो दक्षिणी ध्रुव, तो ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव। लेकिन यही जियोग्राफिकल है, इसी को जियोग्राफिकल कहते हैं, इसीलिए इसमें जी लगाते हैं। तो यहाँ पे एन के साथ साथ इसमें जी लगा देते हैं। यहाँ पे जियोग्राफिकल है, ऐसे ही इसमें यहाँ पे जी लगा देते हैं, जियोग्राफिकल साउथ पोल। तो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष यही उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। तो पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को, पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष यानी जियोग्राफिकल एक्सिस कहते हैं। जियोग्राफिकल एक्सिस
कहते हैं। ठीक, एक चीज कंफर्म हो गई। अब पृथ्वी के अंदर चुंबक भी है, क्योंकि पृथ्वी हमारे मैग्नेट की तरह भी बिहेव करती है। तो जो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है तो वो भी एक है। तो ये यहाँ पे इसका साउथ बनता है और ये इसका नॉर्थ बनता है, उल्टा है। तो ये पृथ्वी के जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है वो मैग्नेटिक एक्सिस से अपोजिट है। तो ये मैग्नेट है तो इसलिए एम लगाइए, इसमें एम लगा दीजिए। तो ये है पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव अक्ष। ये पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय अक्ष और यह है पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय अक्ष। यही लाइन है इसमें। तो यहां पे लिखेंगे पृथ्वी के चुंबकत्व, पृथ्वी के चुंबकत्व के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो इन्हें ये नोट कर लीजिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट। इन्हें एनएम तथा एसएम से प्रदर्शित किया जाता है। और जो भौगोलिक वाले होते हैं इन्हें एनजी तथा एसजी से प्रदर्शित करते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये इनके भौगोलिक ध्रुव है और या अक्ष है। ये मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं और ये इसका चुंबकीय अक्ष है। अब इसमें हम लोग फिर आगे अब इसके बाद में जानते हैं कि भौगोलिक EM-उत्तर और चुंबकीय EM-उत्तर क्या होता है। जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ अर्थ क्या है, तो इसको अब जानेंगे। अब इसमें पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, तो पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, तो पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, तो इनकी संख्या पूछी जाए तो 3 है। एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, तो एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, तो ये संख्या में देखे जाएं तो ये 3 है। एक इसमें कहलाता है दिक्पात कोण, एक कहलाता है दिक्पात कोण, डिक्लेरेशन एंगल, दिक्पात कोण, और इसे अल्फा से लिखते हैं। दूसरा कहलाता है नमन या नति कोण, तो डीप एंगल, इसको थीटा से लिखते हैं। और एक तीसरा कहलाता है पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम लोग बी से लिखते हैं, की तीव्रता का क्षैतिज घटक,
क्षैतिज घटक, इसको हम एस नोट करते हैं। ये तीन पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव कहलाते हैं। कारण क्योंकि इनकी तीन की वजह से पृथ्वी के चुंबकत्व का परिमाण तथा दिशा दोनों ज्ञात किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे नोट में लिख लीजिए कि दिक्पात कोण एंगल ऑफ डिक्लेरेशन अल्फा, नमन या नति कोण डीप एंगल थीटा और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता को आई से लिखा जाता है का क्षैतिज घटक एच को ही पृथ्वी के अवयव कहते हैं। ये तीन है, क्यों कहते हैं उसके लिए देखिए, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव, पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव तीन हैं क्योंकि इन तीनों की मदद से पृथ्वी के चुंबकत्व की दिशा तथा यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म, डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म तथा पृथ्वी के चुंबकत्व का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म दोनों को ज्ञात किया जा सकता है। तो इसीलिए इनको पृथ्वी के अवयव कहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी ज्ञात कर सकते हैं और उसके परिमाण को भी निकाल सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो तीन है ये। अब इनको तीनों को समझते हैं कि ये क्या होते हैं और वहीं पे आपका टॉपिक भी फिनिश होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं दिक्पात कोण क्या होता है, ऊपर वाला, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे और उसके बाद तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे दिक्पात कोण। दिक्पात कोण, तो दिक्पात कोण इसकी इंग्लिश जो होती है डिक्लिनेशन, यानी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इसको कहते हैं और इसे अल्फा से दिखाया जाता है। होता क्या है ये, इसको जानने से पहले आपको दो चीजें जाननी पड़ेंगी। एक चुंबकीय यम्योत्तर और एक आपका चुंबकीय यम्योत्तर, और दूसरा कहलाता है ये भौगोलिक यम्योत्तर। तो यहाँ पे हम लिखते रहे चुंबकीय याम्योत्तर, इसकी इंग्लिश होती है मैग्नेटिक मेरिडियन, और दूसरा कहलाता है भौगोलिक याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर जिसे
जोग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। मेरिडियन, तो मेरिडियन एक जियोग्राफिकल मेरिडियन और एक आपका चुंबकीय याम्योत्तर। तो चुंबकीय याम्योत्तर क्या है और भौगोलिक याम्योत्तर क्या है, दोनों को अब एक साथ समझ लीजिए। इसमें जब कोई, देखिए ये जैसे हमारी अर्थ हमने अभी बनाई, कई बार बना चुका हूं, फिर से एक बार देखिए। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, इसी में एक इसको मिलाइए ऐसे तो ये एक लाइन बनती है। ये हमारी मैग्नेट है जिसको अर्थ मैग्नेट कहते हैं। ये इसका साउथ, तो ये इसका नॉर्थ रहता है। यह इसका मैग्नेटिज्म है तो M लिखते हैं, और ये जियोग्राफिकल है तो G लिखते हैं। ऐसे ये जियोग्राफिकल है तो G लिखते हैं। तो जियोग्राफिकल ध्रुव अलग होते हैं और चुंबकीय ध्रुव अलग होते हैं पृथ्वी में, और दोनों के बीच ये जो कोण है वो 11.5 का होता है, 11.5। अब इसमें चुंबकीय याम्योत्तर किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहा जाता है। अब जैसे ये मैग्नेटिक नीडल है, ये इसके लंबवत, जो लंबवत अक्ष आएगा वही आपका चुंबकीय याम्योत्तर है। तो डिफाइन करना है तो आप लिख भी सकते हैं। चलिए लिखिए, किसी चुंबकीय सुई या चुंबकीय अक्ष, ये इसका चुंबकीय अक्ष है ये वाला। तो चूंकि ये चुंबकीय याम्योत्तर क्या है, तो पृथ्वी के लिए पढ़िए, तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली ये जो चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है, मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को चुंबकीय याम्योत्तर तथा पृथ्वी के भौगोलिक, ये भौगोलिक ध्रुव है, पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। तो बहुत इजी है, चुंबकीय अक्ष, इसके लंबवत जो तल होगा उसको चुंबकीय याम्योत्तर मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसके जो लंबवत तल होगा उसको भौगोलिक याम्योत्तर जियोग्राफिकल मेरिडियन कहा जाता है। अब इसमें इसको जब आपने समझ लिया, इसके बाद में जानना है कि ये कोण जो पढ़ने थे हमें, दिक्पात कोण और नमन या नति कोण, ये क्या है। अब इनको पढ़ना है, दिक्पात कोण। तो यहाँ पे डाल लीजिए हेडिंग दिक्पात कोण, ये तो पढ़ा ही हुआ है। अब दिक्पात कोण को परिभाषित कर लेंगे, क्योंकि जब उसको पढ़ लिया तो भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बनने वाले
बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं तथा इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कंफर्म हो गया होगा। यदि हम अम्योत्तर नहीं जानेंगे, चुंबकीय अम्योत्तर क्या है, भौगोलिक अम्योत्तर क्या है, तो आप दिक्पात कोण को सही से नहीं समझ सकते। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे नमन कोण या नति कोण। चलो कोणों को सबको समाप्त कर लिया जाए। तो इसके अगला ही हेडिंग है नमन कोण या नति कोण। चलिए इसको मिटा के फिर लिखते हैं। तो नमन कोण या नति कोण क्या होता है? एंगल ऑफ डिप। तो नमन कोण या नति कोण काफी इंपॉर्टेंट है। नमन कोण या नति कोण, इंग्लिश इसकी एक ही है, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, DIP डिप। तो एंगल ऑफ डिप, तो एंगल ऑफ डिप क्या है इसको समझिए। अब इसमें नमन कोण या नति कोण को जानेंगे। एंगल ऑफ डिप क्या होता है? देखिए नमन कोण या नति कोण, तो नमन कोण या नति कोण वह कोण है, वह कोण है जो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिसको आप भी कहते हैं, तथा पृथ्वी की क्षैतिज दिशा, हॉरिजॉन्टल वाला, के बीच बनता है। तो वह कोण जो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा पृथ्वी की क्षैतिज दिशा के बीच बनता है, नमन कोण या नति कोण कहलाता है। नमन कोण या नति कोण कहलाता है। तो कहलाता है, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ये पृथ्वी की दिशा है, क्षैतिज दिशा, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इनके बीच में ये जो कोण बना है थीटा, यही हमारा नमन कोण है। तो इस तरीके से आपने नमन कोण को भी जान लिया। अब इसमें लास्ट में एक रिलेशन पढ़ लीजिए और उदासीन बिंदु इसी में बता देते हैं। उदासीन बिंदु एक पार्ट और है इसका, न्यूट्रल पॉइंट। तो उदासीन बिंदु हालांकि स्टार्ट में हमने बताया था, फिर से देख लीजिए। उदासीन बिंदु जिनको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और कोई दूसरा चुंबकीय क्षेत्र ले आया जाए तो दोनों का जो यहाँ पे बीच का क्षेत्र होता है वो उदासीन हो जाता है। वहां पे कोई, क्योंकि एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखिए न्यूट्रल पॉइंट। उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु उन स्थानों पे पाए जाते हैं, उन स्थानों पर मिलते हैं जहां पृथ्वी का चुंबकत्व तथा अन्य पृथ्वी का चुंबकत्व किसी अन्य
चुंबक के चुंबकत्व के प्रभाव को निरस्त कर देता है। तो इस तरीके से वहीं पे पाए जाते हैं। अब एक लास्ट में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे और उसका फिगर बना करके फिर उनमें संबंध दिखाते हैं। चलिए, अब इसमें नमन कोण को हम लोग यहाँ पे थीटा, नमन कोण थीटा, दिक्पात कोण अल्फा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता I का क्षैतिज घटक H में संबंध देखेंगे। तो ये रिलेशन निकालनी है। तो रिलेशन बिटवीन थीटा अल्फा एंड I कहें और या H कह लीजिए। तो इनमें एक रिलेशन है, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो जो ये क्षैतिज घटक होता है, तो यहाँ पे B क्या है ये देख लीजिए। B को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसकी दिशा है चुंबकीय क्षेत्र। और I जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये तीव्रता है। तो H इसका जो है वो क्षैतिज घटक है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज घटक, और B जो है वो ऊर्ध्वाधर घटक कंपोनेंट, यानी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की। तो जो H होता है जो इसके समतल में रहता है ये वाला, तो ये इसकी मैग्नेट दो पार्ट में टूट जाएगी, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। तो H बराबर होता है B cos थीटा, ये यहाँ पे कोण जो है वो थीटा बन रहा है। तो B cos थीटा, और जो B बराबर हो जाएगा वो B साइन थीटा, वर्टिकल वाला हमेशा साइन थीटा में जाता है। अब ये दो समीकरण निकल आई, इस समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे समीकरण 1 को डिवाइड करेंगे समीकरण 2 से, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो H अपॉन B इज इक्वल टू B cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरीके से तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और या इसको पलट दीजिए, समीकरण 2 को 1 से डिवाइड करते हैं, समीकरण 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर हो जाएगी, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। तो 2 वाली ऊपर जाएगी B अपॉन H, और B की वैल्यू ऊपर लगा दीजिए, तो BE साइन थीटा अपॉन BE cos थीटा, जो कॉमन होता कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, आगे लिख लो इसके, तो B अपॉन H साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो tan थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कोण को हम कंसीडर कर देंगे। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स B अपॉन H। तो ये इससे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म की, इससे हम अर्थ मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। और एक चीज इसमें और हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, वो इसको मिटा के लिखेंगे। चलिए दूसरा इसको मिटा करके लिखते हैं, और कैसे फिर वो प्रूफ होगा ये निकाल देते हैं। समीकरण जब हमने 2 बना ली तो उसी से दूसरा पार्ट निकल जाएगा।
तो समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ दीजिए। तो पहली समीकरण जो है h इजिकल टू BE cos थीटा, इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग मतलब ये ऐसे वर्ग हो जाएगा। तो बनेगा क्या, h स्क्वायर इजिकल टू BE का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये समीकरण हमारी पहली बन जाएगी। ऐसे दूसरी, इसी प्रकार दूसरी वाली को भी हम लोग लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इजिकल टू BE का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये दूसरी बन गई। दोनों का बायां पक्ष बाएं पक्ष की ओर, दायां पक्ष दाएं पक्ष की ओर, तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू, ये आपका इसमें BE स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉमन है, इसको कॉमन कर लीजिए। तो बी स्क्वायर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1। तो यहाँ पे बचेगा केवल BE का स्क्वायर, इधर हमारा है h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आ जाएगा। तो B अर्थ मैग्नेटिज्म का क्षेत्र है, अंडर रूट लग जाएगा। तो h स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे B हमने बताया था चुंबकीय क्षेत्र की ये तीव्रता भी इसको कहते हैं। तो ये तीव्रता का इस तरीके से ये व्यंजक आपको प्राप्त हो जाता है। चलिए इसी के साथ में इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये लगभग मैक्सिमम पूर्ण कर दिया है। चलते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।